गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परासरण के बारे में पढ़ा था। परासरण, ये जो परासरण के बारे में हमने पढ़ा था, परासरण कितने प्रकार का था, परासरण क्या था। परासरण एक विस्तरण जैसी ही क्रिया बताई थी मैंने, बट होता क्या है, यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिससे पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या कर रहे थे, गमन। परासरण के दो प्रकार बताए थे, एक तो अंतःपरासरण और एक बहिःपरासरण। बहिःपरासरण ये दोनों भी हमने पढ़ दिए थे। टाइप जो है इसके, अंतःपरासरण दैट मीन्स कोशिका को यदि अलग परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका में क्या कर रहे थे, प्रवेश। बहिःपरासरण, कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा था तो जल के अणु कोशिका से क्या हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे। और अति परासरी और अलग परासरी के बारे में मैंने बताया था, जो विलयन होते हैं क्या होते हैं। यदि हम अलग परासरी की बात करें तो क्या होता था, ऐसा विलयन या घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो। अलग का मतलब कम, अति का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा। ऐसा विलयन या घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, ज्यादा। ये चीजें हम लास्ट क्लास में कल पढ़ दिए थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो जीव द्रव्य कुंचन एवं जीव द्रव्य विकुंचन है। जीव द्रव्य कुंचन एवं जीव द्रव्य विकुंचन। यदि प्लांट या पादप में हम इसकी बात करें तो देखो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अंतःपरासरी और बहिःपरासरी। अंतःपरासरी जो और बहिःपरासरी की क्रिया थी, उसमें यदि हम देखें बहिःपरासरी तो इसके अंदर भी सेम कोशिका को हम कह सकते हैं अधिक समय तक यदि अति परासरी विलयन में रखें तो कोशिका के अंदर से जल के अणु क्या होंगे, बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं। इसको अति परासरी विलयन बोल सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, सेल या कोशिका। अब हमें पता है, भाई परासरण में हमने पढ़ा था, जब कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के अंदर से जल के अणु इसमें से क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे। इसलिए इसका जीव द्रव्य क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और कोशिका आकार में छोटी हो जाती है। जैसे ये जो सेल है इस आकार की बच जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि कोशिका को हमने किस में रखा है, अति परासरी विलयन में, जिससे जल के अणु कोशिका से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे और कोशिका का जीव द्रव्य क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसे ही जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन की जो क्रिया है उसको हम देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं, किशमिश का नाम आप लोगों ने खूब सुना हो, ठीक है। किशमिश जो है हमारे पास, देखिए, इस किशमिश को यदि हम पानी में डाल देते हैं तो कुछ समय पश्चात ये किशमिश का जो एक टुकड़ा या एक किशमिश का हमारे पास पार्ट होता है वो फूल जाता है। और यदि इसको वापस पानी से बाहर निकालें तो वापस से क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इसमें जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन की क्रियाएं स्पष्ट देखी जाती हैं, क्योंकि जब पानी में डाला जाता है तो अलग परासरी जो विलयन होता है, हमने थोड़ी देर पहले अंतःपरासरण में पढ़ा था, जिसके कारण जो
जल के अणु हैं उसमें क्या कर जाएंगे, किसमिस में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, उसका आकार फूल जाता है, वापस से उसको जल में से बाहर निकालते हैं तो अति पराश्रयी विलयन की तरह जल के अणु उसमें से फिर क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और अपनी जो मूल आकृति थी पहले वाली उसमें आ जाती है। ये जीवद्रव्य कुंचन एवं विकुंचन कहलाता है। हम बोल सकते हैं यदि किसी कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाए तो जल के अणु उस कोशिका से बाहर निकलते हैं और कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को ही क्या बोलेंगे, जीवद्रव्य कुंचन या जीवद्रव्य कुंचित बोलते हैं। अब जो जीवद्रव्य प्रारंभ में होगा उसको हम प्रारंभी जीवद्रव्य कुंचन भी बोल सकते हैं, प्रारंभी जीवद्रव्य कुंचन। ठीक है। अब प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन से तात्पर्य लिया जाता है जीवद्रव्य कुंचन की प्रारंभिक जो अवस्था होगी, किसकी, जीवद्रव्य कुंचन की प्रारंभिक जो अवस्था होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इस प्रकार से हम जीवद्रव्य कुंचन की क्रिया को समझ सकते हैं। अब जीवद्रव्य विकुंचन से तात्पर्य लिया जाता है यदि अभी मैंने बताया था उसी कोशिका को पुनः हम लोग अलग पराश्रयी विलयन में डालें तो जो जल के अणु हैं कोशिका में फिर से क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका वापस क्या हो जाती है, जो अपनी मूल अवस्था हम बोले अर्थात पूर्व की अवस्था की भांति हो जाती है। दैट मीन्स जीवद्रव्य वापस से ही फैल जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, जीवद्रव्य विकुंचन। जस्ट अपोजिट, कुंचन में जीवद्रव्य संगठित दैट मीन्स सिकुड़ जाएगा और विकुंचन में जो उसकी पूर्व स्थिति थी उसमें वापस लौट आएगा। यदि इसका एग्जाम्पल हम समझे प्लांट के अंदर, रोहियो डिस्कलर प्लांट होता है, इसका एग्जाम्पल प्लांट के अंदर बात करें रोहियो डिस्कलर, यदि इस प्लांट के अंदर हम इस क्रिया को आसानी से देख सकते हैं। रोहियो डिस्कलर की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की यदि हम बात करें तो इसका जो नीचे वाला टुकड़ा होता है अधिचरम कोशिकाएं, उनका कलर कैसा होता है, बैंगनी रंग का। और ये जो अधिचरम सेल होंगी या अधिचरम से इसकी लीफ या पत्ती का जो टुकड़ा होता है हम उसको हटा करके उसको दो भागों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एग्जाम्पल था हमारे पास रोहियो डिस्कलर। इसकी पत्ती ली हमने और उनको दो पात्रों के अंदर डाला। अब एक पत्ती का टुकड़ा तो मान लीजिए हमारे पास लीफ का ये टुकड़ा है और दूसरा हमारे पास लीफ का ये टुकड़ा है। इसके पार्ट या टुकड़े हमने डाले, हम बोल सकते हैं इसका छोटा सा टुकड़ा हमने इसको काट करके इसमें डाल दिया और इस लीफ का जो प्रारंभ में एक लीफ ली थी कुछ टुकड़ा इसमें डाल दिया। एक में हम क्या करते हैं, जल के अणु, एक में हम शर्करा का घोल, ठीक है, विलायक बोल सकते हैं या शर्करा घोल बोल सकते हैं इसको। अब कुछ समय पश्चात देखते हैं हम लोग जो जल के अंदर कोशिका है कुछ समय पश्चात सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करने पर जल के अंदर जो कोशिका थी, कोशिका से तात्पर्य यहाँ पत्ती का जो टुकड़ा था रोहिया डिस्कलर का, वो उसका जीवद्रव्य कुंचन जैसा हमने प्लांट में देखा था फैला हुआ अवस्था में सेम दिखाई देता है। बट जो शर्करा घोल है उसमें जो लीफ का टुकड़ा हमने डाला है उसका जीवद्रव्य कुंचित हो जाता है, दैट मीन्स एकत्रित हो जाता है। ठीक है। अब इस टुकड़े को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी रंग का जो टुकड़ा था इसमें शर्करा के घोल के कारण, अलपराश्री और अतिपराश्री हमने अभी पढ़ा था उसके कारण, दैट मीन्स हम बोले अलपराश्री में क्या था, कोशिका के अंदर जल के अणु क्या कर रहे थे, प्रवेश। अब यहाँ इसके जो भाग में जीवद्रव्य है शर्करा वाले घोल में, जैसे ये लीफ का टुकड़ा था इसका जीवद्रव्य इस प्रकार से हो जाता है।
ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो इसका जीवद्रव्य कुंचन या विकुंचन की जो प्रक्रियाएं हैं, पहले तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। सामान्य पत्ती विलायक की नहीं बात कर रहा, शर्करा वाले घोल की पत्ती को बात कर रहा हूं। पहले ही सिकुड़ जाएगा, स्पष्ट दिखता है माइक्रोस्कोप में। उसी लीप को वापस से हम जल के अंदर या विलायक के अंदर डाल दें, किसको, जिसका जीवद्रव्य हमारे पास सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ समय पश्चात जल में डालने पर इस लीप को, और वापस से हम किस माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखें, तो इसका जीवद्रव्य हमें दोबारा से कैसा दिखाई देगा, फैला हुआ दिखाई देता है। क्लियर। तो एग्जाम्पल किसका था, रोहियो डिस्कलर। सामान्य एग्जाम्पल मैंने तुम्हें किसमिस की तरह बताया था, किसमिस का। तो इस रोहियो डिस्कलर की जो लीफ है, इस लीफ की हम एक लीफ लेते हैं जिसके दो टुकड़े पार्ट करते हैं, एक को शुद्ध जल या विलायक में डालते हैं, दूसरो शर्करा को घोल में डालते हैं। अब दोनों का सूक्ष्मदर्शी में एनालाइज या विश्लेषण या जांच करने पर पता चलता है कि शुद्ध जल के अंदर का जो लीफ का टुकड़ा है उसका जीवद्रव्य जैसे पहले था वैसे ही है, बट शर्करा घोल में जो जीवद्रव्य है पत्ती का, वो क्या हो जाता है, कुंचन। दैट मीन्स सबसे पहले जीवद्रव्य कुंचन होता है उसका। अब जीवद्रव्य कुंचन वाला जो टुकड़ा है, वापस से उसको हम शर्करा घोल से निकाल करके किस में डाल देंगे, जल में। फिर दोबारा से उसको माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चलता है कि जो जो जीवद्रव्य कुंचन हुआ था, वापस जल में डालने पर उसका क्या हो गया, विकुंचन हो गया। दैट मीन्स हम बोले वापस से जो मूल अवस्था थी रोहियो डिस्कलर की, उस अवस्था में वो क्या हो जाता है, यहाँ तो शुरू में जीवद्रव्य कुंचन के अंदर जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है, वापस जब प्लांट को जो लीफ का पार्ट है शुद्ध जल में डालते हैं, तो शुरू में यहाँ पर सिकुड़ रहा है, सिकुड़ जाता है जीवद्रव्य, बट वापस इसको जल में डालने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन की प्रक्रिया पादपों के अंदर देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आगे, नेक्स्ट कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। ठीक है भाई, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, जिसमें सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको ओपी शॉर्ट में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी। अब यदि हम इसकी बात करें, परासरण दाब क्या होता है, वह दाब जो शुद्ध जल को जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसकी तरफ या उसकी दूसरी ओर उपस्थित घोल में जाने से रोके, तो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाता है। शुद्ध जल को, ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये हमारे पास क्या हो गया, शुद्ध जल मान लीजिए, और ये क्या होगा, घोल या विलयन। ठीक है। अब डेफिनेशन देखिए, सीधी सी बात है यहाँ पर, यदि हम देखें, बात हम किसकी कर रहे हैं, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी की। इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली है मध्य में, ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, शुद्ध जल या जो विलायक के अणु है हमारे पास, शुद्ध जल या विलायक के अणु को
अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित क्या है, यहाँ पर घोल या विलयन में जाने से क्या कर दे, रोक दे, तो ये दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाता है। फिर सुन लो डेफिनेशन। अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के इधर क्या हुआ है, शुद्ध जल या विलायक भरा हुआ है, इधर क्या है, घोल या विलयन। तो हम बोल सकें शुद्ध जल या विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर इधर स्थित घोल या विलयन में से जाने के लिए यदि कोई रोकता है तो वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाता है। तो डेफिनेशन सीधी सी है, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली, शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल या विलयन में जाने से रोकता है, वह दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर कहलाता है। किसी भी घोल का परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं के सीधे समानुपाती होता है। ओपी समानुपाती, देखो विलायक में उपस्थित विलयन के सीधे घोल के समानुपाती। ओपी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, समानुपाती विलयन में विलय के अणुओं की संख्या, विलयन में विलय के अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या, क्लियर। तो ओपी किसके समानुपाती हो जाएगा, ओपी समानुपाती विलयन में विलय के अणुओं की संख्या किसके समानुपाती हो रहा है, यहाँ ओपी समानुपाती विलयन में विलय के अणुओं की संख्या। अब देखो यहाँ पर ऑस्मोटिक या परासरण दाब हमारा क्लियर होगा। परासरण दाब को मापने वाला यंत्र, अच्छा क्वेश्चन है, परासरण दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ऑस्मोमीटर कहलाता है। मैं लिख देता हूं, परासरण दाब को मापने वाला यंत्र ऑस्मोमीटर कहलाता है। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन है, परासरण दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ऑस्मोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, दूसरा दाब हमारे पास आता है स्फीति दाब। कौन सा आता है, स्फीति दाब।